नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जिला प्रमुख के लिए रविवार को संपन्न हुए उपचुनाव में भाजपा के गब्बर सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। जिला परिषद में भाजपा का पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को क्रॉस वोटिंग का खतरा था। हालांकि भाजपा के सभी 21 सदस्यों ने पार्टी के पक्ष में ही मतदान किया, जिसके कारण भाजपा के नेताओं ने राहत की सांस ली। निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी के खास माने जाने वाले गब्बर सिंह अब चित्तौड़गढ़ के नए जिला प्रमुख होंगे। इस पद पर अब तक उप जिला प्रमुख रहे भूपेंद्र सिंह जिला प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन रविवार को संपन्न हुए चुनाव में भाजपा ने गब्बर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जो कि केवल 10 महीने तक ही जिला प्रमुख के पद पर कार्य कर सकेंगे। उससे पहले सवाल यह उठ रहा था कि क्या भूपेंद्र सिंह को ही उप जिला प्रमुख बनाया जाएगा या प्रत्याशी बदला जाएगा, लेकिन उसको लेकर कई तरह की स्थिति सामने आ गई थी, क्योंकि यदि उप जिला प्रमुख को पुनः जिला प्रमुख के लिए प्रत्याशी घोषित किया जाता तो उप जिला प्रमुख का जो पद है वह रिक्त हो जाता। एवं सूत्र यह बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह ने गत विधानसभा चुनाव के दौरान निम्बाड़ा से विधायक पद के लिए दावेदारी भी की थी, जिसको लेकर भी कृपलानी अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। हालांकि कृपलानी समर्थकों ने इस तरह की बातों से इनकार करते हुए इसे खारिज किया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को खतरा था कि कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए। इस कारण भाजपा के पास पूरा बहुमत होने के बावजूद उसने किसी तरह का कोई खतरा नहीं उठाया और भाजपा के सदस्यों की बाड़ाबंदी किए जाने के बाद उन्हें विभिन्न वाहनों में बिठाकर कलेक्ट्रेट लाया गया और एक के बाद एक उनके नाम से उन्हें अंदर रवाना किया जाता रहा। और सभी भाजपा के 21 सदस्यों ने जब पार्टी के पक्ष में मतदान किया तो भाजपा के नेताओं ने राहत की सांस ली। इस दौरान भाजपा के बड़े नेताओं के रूप में दामोदर दास अग्रवाल भी मौजूद थे एवं भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया हुआ था। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद में कुल 25 जिला परिषद सदस्यों में से 21 भाजपा के पास है और कांग्रेस के पास केवल 4 ही हैं। भाजपा के सदस्यों द्वारा मतदान करने से पहले कांग्रेस के सभी 4 सदस्य मतदान करने पहुंचे और वह मतदान करने के बाद रवाना हो गए और उसके बाद भाजपा के सभी 21 सदस्यों ने मतदान किया और आखिरकार भाजपा के गब्बर सिंह जिला प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए। जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता दामोदर दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने प्रत्याशी को जो उतारा उसको लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था और सभी की राय से ही यह निर्णय लिया गया। मिट्टू जी सर से क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव को लेकर? आइए मिथिलेश, क्या कहना चाहेंगे सर इस उपचुनाव को लेकर? आज पूर्व जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ जी के विधायक बन जाने के कारण जो उप जिला प्रमुख की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, आज उसका विधिवत निर्वाचन की प्रक्रिया का दिन था। पार्टी के सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने सलाह मशवरा करके प्रदेश की राय से श्री गब्बर सिंह जी को प्रमुख के भाजपा के उम्मीदवार के रूप में तय किया है। आज सभी भाजपा के जिला परिषद सदस्य अभी मतदान के लिए गए हैं और थोड़ी देर बाद कमल खिलने वाला है। भाजपा के नए जिला प्रमुख जी निर्वाचित होने वाले हैं। क्या कारण है कि केवल 10 महीने का समय शेष रहा और प्रत्याशी जो है चेंज करना पड़ा, बदलना पड़ा? कोई कारण नहीं है। आज ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होनी थी, इससे पहले हुई भी नहीं थी। एडॉक था, उप जिला प्रमुख बनता ही है, सामान्य सी प्रक्रिया थी। विधिवत निर्वाचन आज होना था जो आज हुआ है। चर्चा यह है कि भूपेंद्र सिंह ने पहले विधायक पद के लिए दावेदारी की थी, इसी कारण उन्हें दरकिनार कर गब्बर सिंह को जो है इस पद के लिए उतारा गया।
ऐसा मेरी जानकारी में कहीं नहीं आया। लेकिन एक छोटा सा सामान्य प्रक्रिया, बहुमत भी है भाजपा के पास, फिर ये बाराबंदी वगैरह, फिर किस बात का खतरा था? कोई बाराबंदी नहीं है। कार्यकर्ता साथ रहें, साथ बैठे, साथ उठें, खावे पीवे, उनका प्रशिक्षण हो, प्रबोधन हो, ये सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें नया कुछ भी नहीं हुआ है। आत्महत्या या हत्या, दाग आखिरकार काली। जी हाँ, नारकोटिक्स विभाग के हिरासत में एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले को लेकर रविवार को भी दिन भर कई घंटों तक हंगामा चलता रहा, गतिरोध बना रहा। धाकड़ समाज के लोगों द्वारा पहले कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप एसबीआई के बाहर सड़क पर ही धरना दिया। उसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे पर भी कई घंटों तक धरना चलता रहा और बाद में इस बात पर सहमति बनी कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के साथ ही इस मामले की न्यायिक जांच की करवाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सबसे जो बड़ी जिस पर सहमति 2 दिन से नहीं बन पा रही थी वह थी मुआवजा को लेकर। मृतक के परिजन और धाकड़ समाज के लोगों का कहना था कि मृतक कैलाश धाकड़ की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। उसकी 3 छोटी छोटी पुत्रियां हैं। इसके कारण 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नारकोटिक्स विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए जो कि कैलाश धाकड़ को अपने साथ गांव से ले गए और उनकी हिरासत में ही उसकी मौत हुई। उसे इतना अधिक टॉर्चर किया गया जिसके कारण उसकी मौत हुई। जबकि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार नारकोटिक्स विभाग की हिरासत में होते हुए भी उसने आत्महत्या कैसे कर ली और कैसे उसने सोच में अपने आप को फांसी का फंदा लगा लिया। ऐसे कई सवाल हैं जिनका नारकोटिक्स विभाग के पास हाल फिलहाल कोई जवाब नहीं है। और यदि उनके अनुसार कैलाश धाकड़ ने आत्महत्या की तो आखिरकार लाखों रुपए मुआवजा देने के लिए वह तैयार क्यों हो पाए? कल तक जो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, आखिरकार उन्हें क्यों घुटने टेकने पड़े? क्या उन्हें भी लगा कि यदि न्यायिक जांच होगी तो उन पर आंच आएगी और उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है? इसी कारण शायद वह लाखों रुपए मुआवजा देने के लिए सहमत हो सके। लेकिन कितना रुपए मुआवजा के तौर पर दिया गया उसको लेकर नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी जवाब देने से बचते रहे। मृतक के परिजनों द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही धाकड़ समाज के लोगों द्वारा इस बारे में कोई ठोस जवाब दिया गया। अफीम तस्करी के मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा रिमांड पर लिए गए एक अभियुक्त की हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले को लेकर रविवार को भी दिन भर धाकड़ समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन एवं हंगामा किया जाता रहा, जिसके बाद 3 दिन पश्चात लाखों रुपए के मुआवजे पर सहमति बनने के बाद मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद शव लेकर वह रवाना हो गए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा गत 10 फरवरी को चित्तौड़गढ़ के समीप बस्सी के पास से एक व्यक्ति कैलाश धाकड़ को 4 किलो अफीम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी थी, जो कि बिजोलिया थाना अंतर्गत मांझी साहब का खेड़ा निवासी बताया जाता है। लेकिन मृतक के परिजनों एवं इस गांव के लोगों का आरोप है कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी उसे गांव से उस समय अपने साथ ले गए जबकि वह किराना की दुकान पर बैठा हुआ था और यह जानकारी दी गई कि अफीम तस्करी के मामले में यह लिप्त है। लेकिन उसे चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय में इतना अधिक टॉर्चर किया गया और अफीम तस्करी के लिए उसे अपना जुर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जबकि नारकोटिक्स विभाग द्वारा तर्क दिया गया कि उसने हिरासत के दौरान जब वह शौच में गया तो वहां पर ही उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन धाकड़ समाज के लोगों ने इसे इनकार कर दिया और शव पर चोट के कई निशान देखे। उसके बाद उन्होंने शनिवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था। धाकड़ समाज के कई लोगों एवं मृतक के परिजनों द्वारा शनिवार रात श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में ही बिताई, जहां की उनके लिए सोने खाने की व्यवस्था की गई
और रविवार को मध्य प्रदेश एवं अन्य कई स्थानों से भी धाकड़ समाज के कई पदाधिकारी चिकित्सालय पहुंचने लगे और रविवार सवेरे भी इन लोगों के लिए चाय, नाश्ते, पानी की व्यवस्था चिकित्सालय परिसर में ही दी गई और अधिकारियों को अल्टीमेट दिया गया कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उसे टॉर्चर किया उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इस दौरान चिकित्सालय परिसर में एक सभा आयोजित की गई जिसे कई वक्ताओं ने एवं पदाधिकारियों ने संबोधित किया। पूरा शरीर हो दी दो ये देश बात छोड़ दी दो कहीं नारकोटिक्स धाकड़ समाज नारकोटिक्स आनी लिए दर पे कि लगभग सबके लगा अफीम की खेती है। ये किसान भी उंगली कर सके नारकोटिक्स धाकड़ समाज के लिए किसान भी बात घर में अम्बल मेलन कोसला मेलन कचरा के केस बन गया है। अशोक ही कोने तरफ वही एक सबसे समाज इसलिए समाज डरती है और धाकड़ समाज इसलिए नारकोटिक्स के सामने आने के लिए डरती है बिल्कुल। अरे यार हमारे केस में उलझा दी हमारा पट्टो बंद कर देगी मेरा पट्टा निलंबित कर देगा घटिया किस्म को डाल देगा अमल निकाल दूसरे अमल लाग दे एक परात में अमल ले जावा एक परात में 2 था बनावा दियो में डिग्री भी सेम नहीं है आपने दियो में डिग्री एक तो वाटर मिक्स भी जाए एक मिक्स भी हो जाए एक में जल्दा पड़ जाए सब बड़ी है धाकड़ समाज के अंबल वालों भी कोई जरूरी वाली बात को नहीं। अगर धाकड़ समाज अगर निका बाची अटक रही है तो धाकड़ समाज अच्छी भी कहीं को ना मगर आदमी ने नेम इतनी मुखबरी हो रही इतनी मुखबरी आदमी छोड़ रहे पीछे हद से ज्यादा लोगों के। अगर नारकोटिक्स से अगर सरकार पट्टा भी दे रही है ये डोडा चूरा को सरकार खुद खरीदे तो तस्करी बंद हो जाएगी। ये 29 के सब बीमारी सारी खत्म हो जाएगी। और ये इसको जबरदस्ती इसके नाम नहीं लेने के नाम इसको लाके तबीयत से मारा इन्होंने और मारने से इसकी मौत हुई है। इससे अपने को सबको धाकड़ समाज को इकट्ठा होना है और सबको सीख ले लेनी चाहिए कि भाई किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होवे और जब दर्ज नहीं होता है इस वजह का मुकदमा दर्ज करने के बाद दर्ज नहीं होगा तो हम खड़े रहेंगे वहां। और जो इस आदमी ने इसके साथ घटना की है उस अधिकारी को हमारे सामने लाया जाए। ये मांग करेंगे सबसे पहले हम कि भाई उस जिस अधिकारी ने पकड़े गया और किस आदमी को छोड़ा इन्होंने और 13 लाख रुपए लिए थे किससे उसके अलग कितने आदमी था कौन जिसकी अफीम थी है। सबसे बड़ी यही है हमको उस आदमी को लावे और उस आदमी के साथ जिस आदमी को छोड़ा वो आदमी था कौन और किससे आदमी से 13 लाख रुपए लिए इन्होंने। सबसे हमारे सामने वही चाहिए हमको मांग मेन मांग हमारी सबसे वही है कि जिस आदमी से 13 लाख रुपए छोड़ा है किसकी अफीम थी उसको सामने लाके बताया जाओ हमारे को। से भी मांगे रुपए ये चड्डी वाली नाड़ा था नाड़े से मरा है और जबकि उसका भाई था नहीं है। सभी धाकड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहे कोई पैसे देके छूट जाता है वो सामने नहीं आता है और जो हत्या हुई है उसमें भी इतने से इकट्ठे हुए हैं ये अपने लिए निंदने की बात है धाकड़ समाज के लिए। मैं कह रहा हूँ इतनी सी तो हम है ना हम नवयुवक फोन पे कर देते हैं वहां जलवार व्यवस्था या कोटा व्यवस्था तो जागना पड़ेगा आप लोगों के। धाकड़ समाज का कोई अस्तित्व नहीं है कहीं पर भी कि आप धाकड़ हो आपको कोई नहीं जानता है। गलत फहमी निकाल देना आप सब लोग कि आपको कोई जयपुर में जानता हो तो ये आपको जागरूक होना चाहिए। आपस में लड़ते हो आप लोग वहां कई मीटिंगें होती है वो लड़ाई होता है। ज्ञापन हम देते हैं रोज ज्ञापन देते हैं हजारों की संख्या में ज्ञापन देते हैं ज्ञापन से कुछ नहीं होता है। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी चाहे कैसे भी हो। तो अभी अपन को बैठे रहना पड़ेगा। या कौन क्या होता है प्रशासन क्या चीज है प्रशासन पब्लिक के आगे कुछ नहीं बनता है प्रशासन का चाहे कोई सा भी हो सब अपने आगे घुटने टेकेंगे। आप मजबूत रहो। अभी कलेक्टर चल ही रहे हैं अपन लोग तो वहां बैठने की तैयारी हमें बैठना पड़ा तो हम चाहे 10 दिन 20 दिन हम बैठेंगे वहां पे। तो बस यही है कि पीछे नहीं हटना है। लोग तो बहुत आ जाएंगे लोग तो कारवां बनेगा अपना बहुत बड़ा बनने वाला है। लोग कोटा झालावाड़ एमपी सब जगह से आएंगे बस वहां डटे रहना है अपन को। अब कौन कौन डरता है इसके लिए तैयार हो जाओ आप लोग। आता है तो प्रशासन को दिखा देंगे कि हम भी कोई कमजोर नहीं है। तुम कानून हाथ में ले सकते हो अगर हमने ले लिया तो तुम्हारी खेल नहीं रहेगी। चाहे प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आंदोलन ही है ना पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में भूचाल आ जाएगा। इतना बड़ा बना देंगे इसको उगरे क्योंकि अभी तो यही क्या है कि पहुंचा नहीं है अभी लोग आ रहे हैं तो कान खोल के सुन ले। प्रशासन तुरंत प्रभाव से अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई
तो बहुत बड़ा आंदोलन में तब्दील होने वाला है, क्योंकि हमारे नेता जगह जगह से पहुंच रहे हैं यहाँ पे। कोई जयपुर से आ रहा है, कोई, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तो कैलाश धाकड़ को न्याय देने की कोशिश करें। धन्यवाद। श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में धाकड़ समाज द्वारा सभा करने के बाद कलेक्ट्री की और कुछ करने का ऐलान किया गया, लेकिन यहाँ मौजूद पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई कि रविवार को कलेक्ट्रेट में जिला प्रमुख के लिए चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन धाकड़ समाज के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए और पैदल ही एक जुलूस के रूप में वह चिकित्सालय से कलेक्ट्री की ओर रवाना हो गए। लेकिन कलेक्ट्री के समीपी SBI के बाहर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और इसी स्थान पर उन्होंने सभा आयोजित की और लगभग 1 घंटे तक यहाँ धरना और सभा आयोजित की जाती रही। यहाँ भी कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ ही अफीम की खेती के दौरान नियुक्त किए जाने वाले मुखिया पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। समाज के लोगों का कहना था कि मुखिया द्वारा अधिकारियों के नाम पर चौथ वसूली की जाती है और 5-5 हजार रुपए भी वसूल किए जाते हैं, क्योंकि अफीम की खेती के समय मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और मुखिया द्वारा यह पैसे अधिकारियों को पहुंचाए जाते हैं और उन्हें मजबूरी में इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि उनका पट्टा कटने का डर रहता है। यदि वह पैसा नहीं देते हैं तो उनका पट्टा किसी न किसी कारणवश काट दिया जाता है। इस दौरान समाज के लोगों ने इस बात पर भी आक्रोश व्यक्त किया कि धाकड़ समाज के कई जनप्रतिनिधि होने के बावजूद गत शुक्रवार को कैलाश धाकड़ की मौत होने के बाद भी वह 3 दिन बाद भी उनके बीच नहीं पहुंचे हैं, जबकि वोट लेने के लिए वह उनके पास आ जाते हैं। हालांकि सड़क पर धरना दिए जाने के दौरान यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था की गई और किसी तरह की कोई अधिक दिक्कत वाहन चालकों को नहीं उठानी पड़ी। यहाँ सभा को संबोधित करते हुए शनिवार को जो मांगे रखी गई उन्हीं मांगों को फिर से दोहराया गया। धाकड़ समाज के लोग उनके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञापन को लेने के लिए किसी अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन SBI के बाहर किसी भी अधिकारी के नहीं आने पर धाकड़ समाज के लोग कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने जानकारी यह दी थी कि वह नारकोटिक्स विभाग जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही वह कलेक्ट्रेट चौराहे पर रुक गए और कलेक्ट्रेट चौराहे पर ही उन्होंने सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया और यहाँ कई घंटों तक धरना दिया जाता रहा और गतिरोध की स्थिति बनी रही और यहाँ भी कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए नारकोटिक्स विभाग को आड़े हाथों लिया और कई ऐसे सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कैलाश धाकड़ को लेकर जो यह बात कही जा रही है कि उसने आत्महत्या की है, तो किसी भी परिस्थिति में यह संभव नहीं है। इस दौरान पुलिस ने जब धाकड़ समाज के लोगों से इस मार्ग से हटने एवं कुछ अन्य दूरी पर बैठने के लिए कहा तो समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद यह सभा चलती रही। खाली पड़ा नहीं, सब लोग बैठे रहो, कोई बात नहीं, आप भी बैठो नीचे, आप बैठ जाओ। हेलो, और आराम से बैठ जाइए, ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन के लिए फोन कर रहे हैं अभी। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन का परिचय नहीं है। हेलो, अगर बड़ा अधिकारी कोई कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरने एवं सभा की जानकारी मिलने पर एडिशनल SP सरिता सिंह भी कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंची एवं इन लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया कि इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं कि वो दोषी है तो मुकदमे में बंद होंगे। आपको किसने कहा कि नहीं बंद होंगे? ये बात यही तो कह रहे हैं हम। अरे मैडम, हम तो आप पहले मिल जाते तो हम तो घर चले जाते। हम
जबरदस्ती 2 घंटे तप रहे हैं। अरे यानी अरे भैया रुक जाओ यार, आप मेरी बात सुन लो। जूता की लेसू आप- फांसी हो सकेगी या तो मैडम क्या आपको ये प्रक्रिया पता होनी चाहिए, सब व्यक्ति को पता होनी अरे चाहिए चुप रहे। अरे 2 मिनट हाँ मैडम बता। कि किसी भी कस्टडी में, चाहे वो एनसीबी की है चाहे किसी भी विभाग की कस्टडी है, उसमें कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई तो उसमें न्यायिक जांच ही होती है। हम नहीं करने वाले ना प्रशासन करने वाला, एक मांग पूरी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करता है, वही करेगा। उसकी प्रेजेंस में ही पोस्टमार्टम होगा, आपकी प्रेजेंस में ही पंचनामा बनेगा। चलो एक मांग पूरी, अब दूसरी पे बात कर लो कि वो जो अधिकारी जिन्होंने हत्या करी है मैंने उनको आपको क्या बोला, न्यायिक जांच होगी। जांच का जो भी नतीजा होगा, जांच ये कहती है कि इनकी गलती है तो बंद हो जाएंगे। अच्छा वो अभी अरे भैया तू बात कर। अभी कैसे होगा, तो बंद कर दे। न्यायिक अभिरक्षा में हत्या हुई है, जो लोग उस समय ड्यूटी पे थे उनको हटा के आप जांच करो। मैं आपको क्या कह रही हूँ, एनसीबी हमारे हाथ में है या जिला राज्य सरकार के हाथ में है? सेंट्रल की एजेंसी है। मैडम ये बोर्ड देख के आए हैं, ये डीएम का है कार्यालय। देखिए वो आप तो- डीएम के मेरी बात कार्यालय में सुनो, डिस्ट्रिक्ट आप मजिस्ट्रेट किसी को होता है। कुछ नहीं होता। या तो 4 समझदार आदमी आगे बात कर लो तो मैं समझा दूं आपको, और इस तरह से चौराहे पे बैठे हो, आपने चारों रोड ब्लॉक कर रखे हैं। जिला मुख्यालय एक भी की रोड मजाक जाम थोड़ी नहीं है। है, एक भी रोड जाम नहीं है। और हम तो आपको बोल रहे हैं मैडम, आपकी बात से हम सहमत हैं। आप तो सुनो, सुन लो, आप सब लोग 5 अपन आदमी आ बात जाओ, करें मैं ना। समझा दूं आपको सारी बात। ऐसे मैडम- नहीं होता, ऐसे तो 100 आदमी की मैडम हम तो नहीं आता। अच्छा एक बात आप सब लोग क्यों बेवकूफ बन रहे हो? अरे एक तो काम का होगा, 5 लोग हैं। अरे एक को तो आप ही के अपनी समाज गए हैं। मैं मान रहा हूँ सब दोबारा बनाना, आप सब कुछ करना, लेकिन अभी उनको बुलाओ। वो लोग अधिकारियों को भी बुलाएंगे, मुआवजा भी दिलाएंगे। आप सब कोशिश करो कि अगर वो आके खड़े नहीं हुए तो आप तब तक आप यहाँ से हिलो मत, मुआवजा भी दिलाएंगे। आप एक बार कोशिश करो, फोन करो आप सब। आपको सारी दीदी हो गई, अगर वे यहाँ नहीं आए, वो आपके सेक्टर में आएंगे। जब वो आपके सेक्टर में आते तब उनसे जवाब मांगना। जब समाज को जरूरत थी तब आप वहाँ पे क्यों उपस्थित नहीं हुए? जब जिमड़े आएंगे क्या? समाज के लिए जब काम पड़ता है, समाज के लिए जब वास्तव में जब उस समाज के अधिकार की बात होती है, तब अपने जनप्रतिनिधि पीछे क्यों होते हैं? क्या जिमड़े के लिए एमएलए बनाए क्या उनको? सेवा के लिए बनाए उनको? यही आप सबके पास मोबाइल नंबर है, फोन लगाओ, बुलाओ उनको, प्रेशर करो कि हमारी समाज यहाँ इकट्ठा हो रही है, आप यहाँ आओ। अगर कोई इलेक्टेड जनप्रतिनिधि यहाँ आके खड़ा होगा, उसकी मांग सरकार सुनती है, उसकी बात सुनती है, अपनी नहीं सुनेगी। आप है ना, कल परसों से बैठो, जनप्रतिनिधि की इलेक्टेड निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात सुनती है। अपनी समाज के व्यक्ति है, उनको तो बुलाओ। अपना समाज पूरे राजस्थान में अफीम की खेती करने वाला अकेला धाकड़ समाज नहीं है। धाकड़, जाट, गुज्जर और लगभग प्रत्येक जाति अफीम की खेती करती है, और इतनी संख्या में पूरी राजस्थान सरकार पलटने का ताकत रखती है समाज, ओबीसी, किसान वर्ग, और पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में इतनी एडिशनल एसपी सरिता सिंह के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर बुलाया, जिसके पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा, जहां उन्होंने इन लोगों को बताया कि आखिरकार किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया होती है, और जिस मांग पर वह अड़े हुए हैं वह संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिकारी के खिलाफ हत्या का मामला जब तक दर्ज नहीं किया जाता है, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाए। और यही सूझबूझ आखिरकार एडिशनल एसपी की रंग लाई, जिसके बाद यहाँ धरना दे रहे सभी लोग चिकित्सालय जाने के लिए फिर से रवाना हो गए, और उसके बाद यह सभी लोग चिकित्सालय पहुँचे और वहाँ मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप। धाकड़ समाज के लोगों के कलेक्ट्रेट से फिर से चिकित्सालय पहुंचने के बाद समाज के लोगों में एकजुटता भी नहीं देखने को मिली, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाने लगे, और यहाँ भी राजनीति देखने को मिली। मृतक के परिजन एवं समाज के लोग मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए तो तैयार हुए, लेकिन मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए 37 पुलिस चौकी बुलाया गया, जहाँ की नारकोटिक्स विभाग के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। इस बातचीत के दौरान
मृतक के परिजनों को लाखों रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी, लेकिन कोई भी खुले तौर पर यह कहने से बचता रहा कि आखिरकार रविवार को कितनी राशि में सहमति बन सकी। इस मुआवजा राशि को लेकर न तो परिजन कुछ कहने को तैयार हुए और न ही समाज के पदाधिकारी, लेकिन सूत्रों ने बताया कि लाखों रुपए मुआवजा देने पर ही सहमति बनी और यह भी सहमति बनी कि मुआवजा देने के बाद इस मामले को लेकर किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ मामला दर्ज होने की स्थिति में भी अधिकारियों के पक्ष में पीड़ित परिवार आदि की ओर से इस तरह बयान दे दिए जाएंगे जिससे उन पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आ सके। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपए का जो मुआवजा दिया गया वह राशि आखिरकार उनके द्वारा कहां से जुटाई गई। नारकोटिक्स विभाग द्वारा पर्दे के पीछे इस राशि के देने के पीछे आखिरकार उनका उद्देश्य क्या रहा? क्या वह भी यह मानते हैं कि कैलाश धाकड़ को टॉर्चर करने से उसकी मौत हुई? और यदि ऐसा नहीं हुआ और उसने आत्महत्या की तो आखिरकार अधिकारी किस कारण दबाव में आए जिसके कारण उन्हें घुटने टेकने पड़े? ऐसे कई सवाल है जिसका नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी जवाब देते हुए बचते आए, लेकिन कोई न कोई एक बड़ा समझौता अवश्य हुआ जिसके बाद ही मृतक के परिजन एवं समाज के लोग 3 दिन बाद यहां से शव ले जाने के लिए तैयार हो सके और 3 दिन से चल रहे इस मामले का पटाक्षेप होने पर पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। लेकिन कम से कम इस हिरासत में हुई कैलाश धाकड़ की मौत ने नारकोटिक्स विभाग की कार्य प्रणाली पर कई सवालिया निशान लगा दिए और जिस तरह खुले आम उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसका भी उन्हें आने वाले दिनों में जवाब देना होगा। मोनेश्वरी माता जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में रविवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा सेगवा मार्ग स्थित श्री चमत्कारी सांवलिया मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कि सेगवा के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सेगवा पहुंची, जहां की धर्म सभा का आयोजन किया गया। नशा है भगवा की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का। लहरा रहे भगवा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये नशा है श्री राम के सम्मान का। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्या चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी को गुस्सा भी आता है? जी हाँ, आपने श्रीचंद कृपलानी को कई बार अलग अंदाज में देखा होगा, लेकिन जब उनका गुस्सा आता है तो उन्हें वह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब निम्बाड़ा चिकित्सालय का वह निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां मरीजों को जो परेशानी हो रही थी, वहां गंदगी की जो स्थिति थी, उसको देखकर कृपलानी काफी अधिक नाराज हो गए एवं उन्होंने अधिकारियों को डांट लगाई। सफाई नहीं रखोगे मरीजों के लिए, तुम्हें दिखे जाओगे मरीज। पेट भी पेट वाला बैठा क्या पेट कर लेब के सामने लोग टेस्ट कराने आते हैं, कितनी बदबू आ रही है। आसिफ ने देखा, आसिफ का देखा तुमने कितने दिन बुरा रहा।
खाली बबेल की जिम्मेदारी नहीं है, सभी डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि कम से कम अपनी चीज का ध्यान रखें। आप आ रहे थे तो मैंने उसको फोन किया, उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं आ रहा था इसलिए सफाई करा रहे नहीं, बाकी तो होती नहीं है इसका मैं उससे पहले तो बाबिल साहब देखते हैं सर, आज आप पधार रहे थे तो मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया तो वो तो है ही नहीं, फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। फिर उनको बोला आप तो सब ठेका कैंसिल करो, कोई भी हो ना कैंसिल करें, नया दो। न्यायपालिका न्याय के प्रति जनता का काफी अधिक विश्वास है और वह यह दावे के साथ कह सकते हैं। यह कहना है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति फरजंद अली, जो कि शनिवार को चित्तौड़गढ़ में जिला अभिभाषक संस्थान की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि के रूप में पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने भिलवाड़ा में आयोजित एक समारोह में भी भाग लिया और वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज भी लोगों का न्याय के प्रति विश्वास है और इसी कारण कई बार लोग यह भी कहते हैं जब झगड़ा हो जाता है तो वह कहते हैं कि वह न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे और इसी कारण इतने समय बाद भी न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास है, था और भविष्य में भी रहेगा। देखिए, न्याय में जनता का अटूट विश्वास है, आज भी इस बात की गारंटी है। आप देखिए, लोग जब हर प्लेटफॉर्म से निराश होते हैं, कार्यपालिका से, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, तो वो न्यायालय का रुख करते हैं। आप लोगों को लड़ते हुए भी ये बात कहते हुए सुनेंगे कि मैं तुझे न्यायालय में, एक अदालत में खींचूंगा। ये उसका विश्वास है अदालत में, ये उसकी श्रद्धा है, ये उसको न्याय का मंदिर मानता है। और मंदिर इसलिए कहता है वो इसको, क्योंकि उसमें इसकी श्रद्धा है। यहाँ कोई इबादत थोड़ी होती, पूजा थोड़ी होती, उसमें उसकी श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, इसलिए उसको न्याय का मंदिर कहते हैं। ये अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि वकील भी अच्छे से काम करे, न्यायाधीशों की संख्या भी पूरी हो, जो कमी है अधिक से अधिक सभी काम करे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी काम करे। ये सामूहिक उत्तरदायित्व है। न्यायपालिका तो प्रतिबद्ध है और उसका ये कर्तव्य है और उसका ये स्लोगन है कि विलंब से न्याय का हनन होता है। हम तो हमेशा ही रोजाना काम करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ये सभी जो जितने कारक हैं उन सबका सामूहिक रूप से साथ में काम करना जरूरी है, इस आस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। सर, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए सर मध्य प्रदेश में? हाँ, जरूर होना चाहिए डिजिटल। देखिए, हमेशा विज्ञान, देखिए पुरानी एक बात है, विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। तो ये अभिशाप इसके गलत रुख से है और वरदान इसके अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो अगर हम इसको सुचारू रूप से काम में लेंगे तो ये वरदान है, और इसको अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे, साइबर फ्रॉड करेंगे तो वो क्राइम होगा। लेकिन उसका उपयोग हम विकास के कार्यों के लेंगे तो विकास होगा। यूथ एडवोकेट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के ऊपर महती जिम्मेदारी है। युवाओं, आज सबसे ज्यादा युवाओं पर जिम्मेदारी है। जो सारी भारत की जनता उनकी और मुंह बाएं खड़ी देख रही है, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा काम केवल अदालत में वकालत करना है। उनको ये मानना चाहिए हर जगह कानून, हर जगह न्यायपालिका के अलावा पंचायत बनी तो कानून से, नगर पालिका बनी तो कानून से, वित्त विभाग है कानून से, रोडवेज है कानून से, टैक्सेशन है कानून से। तो कानून का हर जगह इस्तेमाल करें। ये युवा अधिवक्ता उसके आयाम की आवृत्ति को बढ़ाए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।